जब किसी फिल्म के बारे में बात की जाती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उस फिल्म की कहानी के बारे में बात होती है। और इस फिल्म की ऐसी कहानी नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कारनामा क्या है। ये लंदन के एक रईस की कहानी है और इस रोल को अदा किया है रंजीत साहब ने। रंजीत साहब अपने 100वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहते हैं। वो अपने जन्मदिन को एक बहुत बड़े शिप पर मनाना चाहते हैं। रंजीत साहब की टोटल मिल्कियत है 69 बिलियन पाउंड। रंजीत साहब का बेटा फरदीन खान है जो शिप पर ही मौजूद है, लेकिन यह रंजीत की पहली पत्नी का बेटा नहीं है, दूसरी पत्नी का बेटा है। तो फिर भी तो यह रियल बेटा ही हुआ भाई। दूसरी पत्नी से हो, तीसरी पत्नी से हो, चौथी पत्नी से हो, अगर रंजीत साहब की पत्नी का बेटा है तो जाहिर सी बात है रंजीत साहब का रियल बेटा हुआ। और अगर सेठ जी को अपने दूसरे बेटे के बारे में नहीं पता है तो फिर तो 100% पूरी मिल्कियत फरदीन खान की होनी चाहिए। लेकिन रंजीत साहब कहते हैं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि मेरी पूरी दौलत मेरे बेटे की है जिसका नाम है जॉली, जो मेरी पहली पत्नी का बेटा है। लेकिन कमाल यह है कि फिल्म में रंजीत साहब का उनकी पहली पत्नी के साथ कोई सीन नहीं रखा गया है और ना ही बेटे को कहीं दिखाया गया है जिससे यह पता चले कि हाँ भाई वो आने वाला है। अब रंजीत साहब तो अपनी पहली पत्नी के बेटे के बारे में ये बताकर मर जाते हैं। इसके बाद रितेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिप पर आता है और वो कहता है कि मैं रंजीत का वही बेटा हूं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, यानी कि मेरा ही नाम जॉली है। इसके बाद अभिषेक बच्चन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आता है और वो भी यही कहता है कि मैं जॉली हूं। इसके बाद अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जहाज पर आता है और वो कहता है कि नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं असली जॉली हूं, मैं ही रंजीत साहब का असली बेटा हूं। अब कमाल यह है कि इन तीनों के पास ना ही तो कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि भाई ये रंजीत का बेटा है, और ना ही जहाज पर कोई ऐसा दूसरा है जो इनको पहचानता हो या किसी को थोड़ा सा भी शक हो कि हाँ भाई इनमें से कोई रियल जॉली हो सकता है। तो जब इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, इनको कोई पहचानता भी नहीं है, तो फिर इनको जहाज पर कैसे अलाउ कर दिया गया रहने के लिए? भाई अगर किसी के घर में कोई आता है और वो ये कहता है कि मेरे फादर का घर है, तो उसके पास कोई सबूत होता है, वाकई ही कुछ शक होता है कि हो सकता है वाकई ही ये सच बोल रहा हो, तभी उसको घर में रहने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन ऐसे ही कोई उठकर एक दिन आ जाए और कहे कि ये घर तो मेरे बाप का है और उसको वहां उस घर में रहने दिया जाएगा, ये तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। फिल्म के देखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रंजीत साहब का मर्डर होता होगा उनकी दौलत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली रंजीत साहब तो मर चुके हैं। रंजीत साहब का एक लुक्खा सा डॉक्टर है जिसके 2-3 सीन है पूरी फिल्म में, जिसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मर्डर उसका हुआ है। आप जरा खुद ही सोचिए कि अगर शिप पर एक कोई लुक्खा डॉक्टर था जिसके 2 सीन थे और उसका मर्डर हो गया है तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ता है? और उसका मर्डर किसने किया है आप जरा अंदाजा लगाइए। उसका मर्डर किया है फरदीन खान ने, जबकि सेठ जी खुद ही बता चुके हैं कि फरदीन खान मेरा असली बेटा है, मेरी सेकंड पत्नी का बेटा है। और इस असली बेटे ने डॉक्टर को किसके साथ मिलकर मारा है? अभिषेक बच्चन के साथ, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको फरदीन खान इससे पहले कभी नहीं मिला था, जिसको फरदीन खान जानता भी नहीं है। इसके बावजूद भी असली बेटे ने एक ऐसे आदमी के साथ मिलकर डॉक्टर का मर्डर किया है जो ऐसे ही अपने आप को साबित करने के लिए आया है कि वो असली बेटा है। अब अगर आपको याद हो अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम, उसमें एक लकड़ी का घर था और फिल्म के सारे कैरेक्टर्स उसमें भरे हुए थे और वो जिधर भी जाते थे घर उसी तरफ गिरने लगता था। तो उसी क्लाइमैक्स को कॉपी करके इस फिल्म का क्लाइमैक्स बनाया गया है। अब इस फिल्म के जितने भी एक्टर हैं वो सब एक हॉल में हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। अगर उन सभी पंखों को चालू कर दिया जाएगा तो वो सभी को अपनी तरफ खींच लेंगे और सब मर जाएंगे। तो फरदीन खान पंखों को चला देता है, पंखे सबको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब कोई कुछ पकड़ के बैठा हुआ है, कोई कुछ पकड़ के खड़ा हुआ है, किसी ने किसी के पैर पकड़े हुए हैं। यानी कि जैसा वेलकम का क्लाइमैक्स था उस घर में, ठीक वैसा ही क्लाइमैक्स यहां किया जाता है। यह खींचमतानी 10-15 मिनट चलती रहती है और उसके बाद बॉबी देओल आता है, वो पंखों को बंद कर देता है और कहता है कि रंजीत साहब का असली बेटा मैं हूं। ठीक है जी, बॉबी देओल आया और उसने कहा कि भाई रंजीत साहब का असली बेटा मैं हूं, लेकिन उससे ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई साहब इस बात का क्या सबूत है कि आप ही असली बेटे हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ही असली बेटे हो? बस उसके 2 ही डायलॉग्स हैं। वो कहता है कि असली बेटा मैं हूं और ये जो दौलत है मुझे नहीं चाहिए, आप लोग आपस में बांट लो और मैं जा रहा हूं, और वो चला जाता है। बात खत्म।
फिल्म खत्म हो जाती है भाई। मतलब क्या था यार, ये क्या ही कहा जाए भाई साहब। इस फिल्म की कहानी इस फिल्म के निर्माता साजिद भाई ने खुद लिखी है, पटकथा भी उन्होंने ही लिखी है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हैं। यानी कि साजिद भाई ने ये कहानी इस तरह से लिखी है कि देखो भाई, मैं ही निर्माता हूं, मैं ही राइटर हूं, मेरे ही पैसे लग रहे हैं, मेरी ही फिल्म है, तो मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा वो लिखूंगा, जो चाहूंगा वो बनाऊंगा। आपकी मर्जी है, आपको आना है, फिल्म देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो आपकी मर्जी। फिल्म के गाने कलरफुल हैं, बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो सुपरहिट हो, जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाए। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तरुण मनसुखानी ने। इसकी लास्ट फिल्म थी दोस्ताना, यानी कि वो फिल्म तकरीबन 18 साल पहले आई थी। तो पहली बात तो ये कि तरुण को बेचारे को डायरेक्शन आता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये फिल्म तरुण की थी ही नहीं, तो तरुण ने बेचारे ने सिर्फ वही किया जो कुछ भी उसको साजिद कहता रहा कि ये कर ले, ये कर ले। जब फिल्म की कहानी नहीं थी, स्क्रीन प्ले नहीं था, तो जाहिर सी बात है जो एक्टर्स थे उनके पास भी स्कोप नहीं था एक्टिंग करने का। लेकिन फिर भी रितेश ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, क्योंकि रितेश का एक अलग स्टाइल है, वो इस तरह से बात करता है जिसको सुनने में मजा आता है। फरदीन खान ने भी अपने रोल को थोड़े अच्छे से निभाया है। फरदीन खान पूरी फिल्म में सीरियस रहा है और वो अच्छा लगा है। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। सौंदर्या ने एक्टिंग भी अच्छी की है, अपने रोल को अच्छे से निभाया है और सौंदर्या खूबसूरत भी लगी है। सोनम बाजवा की ये पहली हिंदी फिल्म है और सोनम को देखकर मैं बहुत ही मायूस हो गया हूं। सोनम पूरी फिल्म में किसी एक सीन में भी खूबसूरत नहीं दिखी है। नरगिस फाकरी का आप सभी को पता है कि बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, अब उसको फिल्म में क्यों लिया गया है मेरी समझ से बाहर है। जैकलिन ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और जैकलिन तो सुंदर है ही, तो जाहिर सी बात है जैकलिन बहुत सुंदर दिखी है। लोकेशंस तो कुछ है ही नहीं, पूरी फिल्म शिप पर है, तो जाहिर सी बात है कभी शिप के बाहर है, कभी शिप के अंदर है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ज्यादा खराब है, वाहियात है, घटिया है। यह शायद हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जिसमें किलर तो बताया गया है, लेकिन किलर होने के बावजूद भी फिल्म में जरा भी थ्रिल नहीं है। इस किलर का फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं है। जब किलर का पता चल जाता है तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किलर कौन है। इस फिल्म में ना ही थ्रिल है, ना ही एक्शन है, ना ही रिलेशन है, ना ही इमोशन है। हाँ, कहीं कहीं कॉमेडी जरूर है। ये एक ऐसी फिल्म है कि इसको देखने के लिए कितना भी इंटेलिजेंट आदमी थिएटर के अंदर चला जाएगा, जब वो बाहर निकलेगा तो पागल होकर ही बाहर निकलेगा। यह फिल्म बॉलीवुड का एक ऐसा अचूक हथियार है जिसको पाकिस्तान और चाइना में रिलीज किया जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान, चाइना के लोग इस फिल्म को देखने के बाद सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके बाद वो लोग इंडिया के नाम से भी डरेंगे। तो मैं साजिद भाई के इस कारनामे को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म 100 to 125 CR का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। साजिद भाई के मुताबिक रियल बिजनेस मेरे ख्याल में 75 CR लाइफ टाइम होगा। अगर आपने मेरा ये रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक जरूर करना भाई साहब, और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।